हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले एक न्यूज़ जो है वो चाइना से है कि बीजिंग डेक्सिंग सीज रिकॉर्ड इतना पैसेंजर। ये है क्या, ये न्यूज़ में क्यों है? देखो, ऐसा बताया जा रहा है कि बीजिंग का जो डेक्सिंग एयरपोर्ट है, जो अभी रिसेंटली चाइना ने इनॉग्रेट किया है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट हो सकता है। देखो, रीज़न क्या है, बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक पहले से ही एयरपोर्ट था जो चाइना के पास था, पर उस पर ट्रैफिक इतना था तो चाइना ने उसका ट्रैफिक कम करने के लिए यहाँ पे बीजिंग डेक्सिंग एयरपोर्ट करके इस एयरपोर्ट को बनाया है। ठीक है, अब ये चीज़ देखने वाली है कि 5 साल से कम के इंटरवल में चाइना ने इस एयरपोर्ट को बना के खड़ा कर दिया है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये चीज़ दिखाता है कि चाइना की कैपेबिलिटीज़ क्या है इकोनॉमी के लेवल पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे। देखो, अभी हमने हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे मनाया है और आप लोगों को पता है कि 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड इफ़ अगर चाइना को भी देखें तो आई थिंक 1949 वाज द ईयर जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है कुछ इस तरीके की चीज़ आई थी एंड उसको भी आज़ादी मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि आज़ादी, ये जैसे बहुत बार सुनने में आता है कि इंडिया जो है ना वो मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर में था और हमें लेट आज़ादी मिली और इसीलिए हम इतना ज़्यादा लेवल पर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, चाइना आपसे मतलब हमारे ही आसपास आज़ाद हुआ है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल पे आपने डेवलपमेंट एंड सारी चीज़ों में देखा है, इकोनॉमी उनकी बहुत आगे देखी है। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं? देखो, रीजंस मोस्टली जो है ना वो ये है कि चाइना का देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, करप्शन वहाँ पे कम है, इस तरीके की चीज़ें हैं और भी। और ऐसा नहीं भारत अपने लेवल पे विकास नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें वो पीछे धकेलती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ यूनिटी का एक इशू है, इंटरनली इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं। जैसे मणिपुर में आप देख लो हो रहा है, आप अभी नू में देख लो, और ऐसे समय समय पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों की डिबेट और ये सब होती रहती है। तो ये एक ये न्यूज़ थी, मैंने कहा लो डिस्कस कर देते हैं। दूसरा देखो क्या है, अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट के स्पीच के अंदर, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके ऊपर लाया जा रहा था, उस समय इन्होंने रिप्लाई में बोला था कि कांग्रेस पार्टी क्या है, इन्होंने तो कच्छातीवू आइलैंड जो है वो श्रीलंका को दे दिया था। अब जो लोग सेशन को, हमारे सेशंस को बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि जब तमिलनाडु फिशरमैन इशू हमने डिस्कस किया था तब हमने कच्छातीवू आइलैंड की इंपॉर्टेंस और ये क्यों भारत के लिए रिलेटेड है ये जाना था, कैसे इंदिरा गांधी जी ने दे दिया था वो भी समझा था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका अभी चर्चा में लिया है कुछ दिन पहले अपनी स्पीच के दौरान। तो ये आपकी और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखो, तमिलनाडु फिशरमैन इशू अपने आप में एक टॉपिक है, वहाँ भी कच्छातीवू आइलैंड पे क्वेश्चन आ सकता है और क्लैट में इस पे पैसेज दे के, इनकी स्पीच पे पैसेज दे के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कि कच्छातीवू आइलैंड आपको पता होना चाहिए, जो अभी मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा वीडियो, वो देख लेना जिनको नहीं पता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच जो थी लाल किले से, लास्ट स्पीच है इस सत्र की इनके। ऑल्दो मोदी जी ने क्लियर कर दिया है कि 2024 का जो बीजेपी का फेस होने वाले हैं वही होने हैं प्राइम मिनिस्टर के, और बोला है इनडायरेक्टली कि कम बैक करेंगे हम। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी बातें करी हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ लेना अगर न्यूज़पेपर नहीं अवेलेबल है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ है कि खारगे साहब जो है उन्होंने एड्रेस को एक मतलब अटेंड नहीं किया प्रोग्राम को। यहाँ पे आपके लिए क्विज का क्वेश्चन है कि हाउसिंग स्कीम फॉर अर्बन पुअर के लिए अभी मोदी जी ने अनाउंस की है अपने स्पीच के दौरान, तो उस स्कीम का नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में सब बताइएगा, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट वाले पेज पे आ जाते हैं तो कावेरी वाटर शेयरिंग इशू के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, ये आप जानते ही हो, हमने पूरा डिस्कस किया है। म्यांमार जनता वाला क्राइसिस के ऊपर आ रहा है, क्या हुआ है म्यांमार में। म्यांमार देखो एक अच्छा खासा देश था, ये जो किंग सुई जी जो हैं इनके द्वारा चीज़ें अच्छी तरीके से चलाई जा रही थी, पर मिलिट्री ने इनके ऊपर चार्ज लगा दिया कि आपने रिगिंग करी है। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को जेल में डाल दिया है, काफ़ी सारे लीडर्स को, जिसमें इनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो यही है म्यांमार जनता का जो ये पूरा का पूरा क्राइसिस था, ये भी एक बार अभी रिवाइज कर लेते हैं और कच्छातीवू आइलैंड कर लेते हैं। जिन्होंने ये नोट्स में नहीं डाले हुए हैं डाल लेना, इंपॉर्टेंट है। दिस इज इट। श्रीलंका फिशरमैन इशू ये क्या है? देखिए, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका और ये है पाक बे। मामला क्या है ना, भारत के जो आपके मछुआरे हैं वो ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है ना ये क्रॉस कर देते हैं। अब आप कहोगे कि सर भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अपनी बाउंड्री के अंदर करो ना, आप क्यों इतना रिस्क लेके अपनी जान के वहां जा रहे हो।
तो प्रॉब्लम क्या है ना, जो हमारे बाउंड्री के अंदर का एरिया है ना, एक तो ऑलरेडी हमारे जो मछुआरे हैं उन्होंने काफी ज्यादा वहां से रिसोर्स निकाल लिया है। इसके अलावा इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितना श्रीलंका के साइड में। श्रीलंका वाले साइड में मछलियों की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो ज्यादा मिलती है, इसीलिए मछुआरे रिस्क लेके इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो हैं वो क्रॉस कर देते, जिसके चलते हुए उनको फिर श्रीलंका की जो नेवी है वो पकड़ लेती है, काफी बार सीज कर लेते हैं। आप ये समय समय पे हर दूसरे तीसरे महीने में ये न्यूज़ सुनते रहते हैं, और ये इसीलिए आपके एग्जाम के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इतना न्यूज़ में रहता है। अब देखो, ये मामला आज का नहीं है जो दोनों कंट्रीज के बीच में चला आ रहा है। ये मामला जो है ना, आप 1921 के आसपास से देख सकते हो। 1921 से ना ये मामला चला आ रहा है, और 1921 में उस समय श्रीलंका में आपकी वहां पे ब्रिटिशर्स सरकार होती थी और भारत में ब्रिटिशर्स होती थी। तब भी ये चीज जो है वो सॉल्व नहीं हो पाई 1921 से। उसके बाद फाइनली जो है 1970s में इंदिरा गांधी जी ने एक एग्रीमेंट किया श्रीलंका के साथ और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री खींची। उसके बाद ये डिस्प्यूट माना गया कि थोड़ा रिजॉल्व हो जाएगा, काफी हद तक हुआ भी। लेकिन उसमें क्या हुआ, भारत का देखो एक आइलैंड है, इसका नाम है कच्छातीवू। क्या नाम है? कच्छातीवू। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये जो कच्छातीवू आइलैंड है ना, ये पहले इंडिया के अंडर में होता था, बट जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने मैटर यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करी तो उन्होंने कच्छातीवू आइलैंड जो है ना वो श्रीलंका को दे दिया। अब क्या हुआ, इंटरनेशनल मैरीटाइम में इधर ये चला गया, मतलब श्रीलंका के अंडर में चला गया, जबकि ये पहले था इंडिया का। तो आज की डेट में जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं ना, वो यही कहते हैं कि भैया एक जमाना था जब हमारे पूर्वज जो है वो कच्छातीवू आइलैंड में जाके मछलियां पकड़ते थे, वहां रहते भी थे, अब हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। कितनी गलत बात है। अब दूसरी चीज ये कि क्यों इंडियन मछुआरे को अलाउ नहीं कर देता है श्रीलंका, कह देना कि भाई ठीक है तुम्हें खेती बोल रहा हूँ, तुम्हें मछली पकड़नी है हमारे साइड से पकड़ लो। तो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे यहाँ के जो मछुआरे ना वो ट्रॉलर्स का यूज करते हैं। ट्रॉलर्स क्या होता है, देखो ट्रॉलर्स ये होता है। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि मछली के साथ साथ मछली के छोटे बच्चे भी आ जा रहे हैं, छोटे छोटे अंडे भी आ जा रहे हैं, इसके अलावा और भी कोई पौष्टिक तत्व जो मछलियों को चाहिए वो सब आ जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के मछुआरे पसंद नहीं करते हैं और वहां की सरकार भी पसंद नहीं करती है। जो ट्रॉलर्स है ना, ये बहुत पुराना तरीका है जिसमें कम समय में ज्यादा मछली पकड़ी जा सकती है, लेकिन नो डाउट इससे काफी ज्यादा जो है मछलियों का नुकसान होता है क्योंकि इनके अंडे भी नष्ट हो जाते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। देखो 2009 से पहले ना श्रीलंका में सिविल वॉर था, तो ये जो जाफना वाला रीजन है ना, यहाँ पे कोई रहता नहीं था, तब इतनी दिक्कत नहीं होती, तब वहां मछुआरे जाते थे, मछली पकड़ के आ जाते थे। अब क्या हुआ है, जाफना में लोग आ गए हैं और ये भी मछली पकड़ते हैं, तो अब इनका ये कहना है कि भैया हमारी रोजी रोटी पे इंडियन मछुआरे आके लात मार रहे हैं, कल को हमारे यहाँ भी खत्म कर देंगे सब, जैसे इन्होंने अपने यहाँ कर दिया है। तो ये समस्या है जिसकी वजह से ये चीज देखने को मिलती है समय समय पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और ये प्रॉब्लम समय समय पे न्यूज में रहती है, इसीलिए आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर चला आपने पूरी कहानी बता दी, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट के थ्रू इसको किया जाए। डीप सी फिशिंग क्या होती है, उसमें देखिए इसी पे खड़े होके डंडा डाल के मछली जो पकड़ी जाती है वो होता है। बहुत समय लगेगा, टाइम टेकिंग है, कहाँ मछली पकड़ी जाएगी, लेकिन उसमें नुकसान जो है मछलियों के अंडे का वो नहीं होता है। इसके वाला है, म्यांमार का इतिहास तो भारत के साथ है ही है, लेकिन म्यांमार जो है भारत के साथ कल्चर भी काफी सारा शेयर करता है। म्यांमार की पॉपुलेशन में 90% जनता जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि बुद्धिज्म तो इवॉल्व ही भारत से हुआ था। म्यांमार की कैपिटल यंगून जो है वो एक जमाने में रंगून कहलाती थी, और 1857 की रिवोल्ट के बाद भारत के जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको रंगून में ही जेल में ले जाया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि वहां पे ये समस्या जो है अभी रिसेंटली देखने को क्यों मिल रही है, क्यों वहां पे जनता जो है काफी सारा प्रोटेस्ट कर रही है, वायलेंस के केसेस आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है वहां पे मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में। और जैसे इंडिया में एक समय डिबेट होता था कि वायलेंस या नॉन वायलेंस कौन सा रास्ता अपना के देश को आजादी के लिए ले जाया जाए, उसी तरीके से म्यांमार के अंदर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग जो है वो ये चाहते हैं कि वायलेंस के थ्रू जो है देश को आजाद कराया जाए, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नॉन वायलेंस के थ्रू देश को मिलिट्री से आजाद किया जाए और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए। देखो म्यांमार का इतिहास जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे हमारे देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसी तरीके से 4 जनवरी 1948 को आपका म्यांमार जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी। अब म्यांमार में प्रॉब्लम क्या थी, देखो जब उनको आजादी मिली तो वहां पे काफी सारे एथनिक ग्रुप रहते थे, जैसे कि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं कि काफी सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, तो इस वजह से काफी अलग अलग समय में ऑटोनॉमी की मांग करते थे। आप अफगानिस्तान में प्रॉब्लम देख रहे हैं कि काफी सारी ट्राइब्स हैं, जिसके वजह से वहां पे जो नेशनलिज्म की भावना है वो नहीं आ पा रही है। तो म्यांमार में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, काफी सारे एथनिक ग्रुप्स थे और सब अपनी अपनी गवर्नेंस के अंदर ऑटोनॉमी चाहते थे,
जो कि उनको नहीं प्रोवाइड करी गई, और इसकी वजह से उस समय ही वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गया। और जब भी किसी कंट्री में सिविल वॉर शुरू होता है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज वहां की मिलिट्री उठाती है, और 1962 में देखने को यह मिला कि वहां की मिलिट्री ने सत्ता पलट कर दी और मिलिट्री रूल शासन में आ गया। 1962 में जब मिलिट्री रूल आया तो विश्व की काफी सारी कंट्रीज ने म्यांमार के ऊपर जो है आप कह सकते हो कि सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया ने भी 1962 से लेकर 1990 तक के आसपास म्यांमार से कोई रिलेशन नहीं रखे थे, ऑल्दो बाद में इंडिया ने इस चीज को काफी रिग्रेट किया था, क्योंकि इस बीच में म्यांमार की जो काफी सारी क्लोजनेस जो है ना वो चाइना के साथ जाके हो गई थी। 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ कदम बढ़ाए। इंडियन गवर्नमेंट ने ये गलती इजराइल के साथ भी करी थी कि पहले इजराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं रखे थे, फिर बाद में इंडिया को समझ में आया कि नहीं इजराइल के साथ भी रिलेशन रखने चाहिए। और पहले गवर्नमेंट इंडिया की जो है इजराइल के साथ रिलेशन इसलिए नहीं रखती थी, बात आ रही है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इजराइल जो है वहां पे ऐसा बोला जाता था कि मुस्लिम आबादी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं वो, और जो ज्यूइश हैं जो है वो पैलेस्टीन्स के ऊपर काफी ज्यादा वायलेंस करते हैं। तो इंडियन मुस्लिम्स नाराज ना हो जाए तो उनको खुश करने के लिए भारत की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इजराइल से रिलेशन दूर रख रही थी। लेकिन समय के साथ भारत को ये रियलाइज हुआ कि इजराइल इज अ पावरफुल कंट्री एंड क्लोज अलाई टू यूएस, तो फिर इंडिया को इजराइल के साथ अपने रिलेशन जो है सुधारने पड़े थे। तो यही चीज यहाँ पे म्यांमार में भी देखा हमने कि हमारा पड़ोसी देश है और चाइना के बहुत क्लोज जा रहा है, तो अपनी गलती जो है हमारी गवर्नमेंट को समझ में आई और 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ काम किया। लेकिन 1962 से 1990 के बीच है उसके बाद भी म्यांमार की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक करती गई, क्योंकि विश्व की काफी सारे कंट्रीज ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे ड्यू टू द मिलिट्री रूल, और उसके वजह से म्यांमार को फाइनली 2008 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को लाना पड़ा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं हुई थी, इन्होंने इलेक्शन कराने की काफी बार कोशिश करी, लेकिन इन द एंड होता यह कि मिलिट्री वाले ही शासन में आ जाते। म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को लाने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो ऑन सुन सूकी के द्वारा लड़ी गई थी। 1988 के बाद से इन्होंने काफी सारा प्रोटेस्ट जो है वहां पे शुरू कर दिया था कि डेमोक्रेसी लेके आई जाए, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करी जाए म्यांमार के अंदर, और फाइनली इनके इतनी मेहनत के थ्रू यहाँ पे 2008 में म्यांमार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। लेकिन मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस प्रकार से चीजें करी कि कुछ सीट्स जो है मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो मिलिट्री रूलर्स के लिए रिजर्व रहेंगी, और इसके बाद यहाँ पे ये देखने को मिला कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका स्पाउस जो है वो फॉरेनर है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ऑन्ग सुन सूकी के जो हस्बैंड हैं वो फॉरेनर थे, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके का प्रोविजन डाला कि ये कभी भी प्रेसिडेंट ना बन पाए। 2015 में इलेक्शंस हुए, सूकी जी की पार्टी जीत गई, लेकिन सूकी जी की पार्टी में वो खुद प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी ड्यू टू द क्लॉज और जो ये डाला गया था मिलिट्री के द्वारा, जिसके लिए फिर ये वहां पे एक मिनिस्टर की पोस्ट पे थी और प्रेसिडेंट कोई और बना था, लेकिन मेन पावर जो है वो इन्हीं के हाथ में थी। आप इसको काइंड ऑफ कह सकते हैं जैसे कि कहा जाता है कि यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन पावर जो है वो सोनिया गांधी जी के हाथ में थी। तो उसी तरीके से सूकी जी के हाथ में काफी सारी पावर थी, ऑल्दो शी वाज नॉट द प्रेसिडेंट। एंड 2020 में क्या हुआ, 2020 में फिर से इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन में सूकी जी की पार्टी जो है ये काफी सारे बहुमत से इलेक्शन जीत गई। इसके बाद मिलिट्री को यह डर लगा कि अब इतनी ज्यादा बहुमत के साथ ही सत्ता में आए हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, और ये जो मिलिट्री वालों के लिए जो सीट्स रिजर्व करी गई है पार्लियामेंट के अंदर वो चीज ये खत्म कर सकती हैं, जिसके चलते हुए मिलिट्री ने ये आरोप लगाया कि सूकी जी ने इलेक्शन में धोखाधड़ी कराई है, रिगिंग हुआ है और ये इलेक्शन फ्रॉड है, और जिसके बाद मिलिट्री सत्ता में आ जाती है और मिलिट्री कूप हो जाता है। तो ये तो थी कहानी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जनता जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है काफी सारी जगहों पे। जनता ने जैसे भारत में थाली बजाने का मोदी जी ने किया था कि सम्मान के लिए किया जाए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उस तरीके की चीज वहां पे लोगों ने स्टार्ट किया, थाली बजाना अपने मिलिट्री को विरोध बताते हुए। लेकिन समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि एक वर्ग जो है वो यहाँ पे ये चाहता है कि वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, एक दूसरा वर्ग है जो ये चाह रहा है कि नॉन वायलेंस के थ्रू ये चीज किया जाए। अब तक 1000 से ज्यादा जान म्यांमार में जा चुकी है इन वायलेंस के चलते हुए। देखिए हुआ क्या, वहां पे जो काफी सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने मिलके एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी जिसका नाम रखा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने अपने लोगों से दरखास्त किया कि जहां भी आप मिलिट्री को देखो इनको मारो,
इनके ऊपर वायलेंस करो, जिसके बाद मिलिट्री ने भी जवाब देना शुरू किया और काफी सारे लोगों की मृत्यु हो रही है इस वजह से। आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इंडिया का इसके ऊपर क्या इंस्टेंस रहने वाला है। तो देखिए, भारत जो है ना, उसकी काफी बार मदद नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में म्यांमार की मिलिट्री करती है। जब नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के अंदर जो हमारे देश में जो इंसर्जेंसीज होती हैं, तो वो लोग वहां पे कुछ उल्टा सीधा करके म्यांमार बॉर्डर में जाके छुप जाते थे। तो उस समय काफी बार म्यांमार की जो आर्मी है, इन्होंने हमारी मदद करी है उन लोगों को वहां से खदेड़ने में, जिसके चलते हुए भारत जो है वो म्यांमार की आर्मी से डायरेक्टली क्लैश नहीं चाहेगा। जिसके चलते हुए भारत का एक सिंपल सा भी इस पे जो स्टैंड है जो देखने को मिलता है, वो ये दिखता है कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। इवन एशियन कंट्रीज, जिसका म्यांमार भी पार्ट है, वो भी यही चाहते हैं कि चीजों को नॉन वायलेंस के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाए। नॉन वायलेंस को प्रीच करने का इंडिया और एशियन कंट्रीज, देखो जब भी किसी कंट्री में वायलेंस बहुत ज्यादा होता है तो उस कंट्री से लोग जो हैं वो रिफ्यूजी की तरह एक दूसरे कंट्रीज के आसपास के जो कंट्रीज हैं उसमें स्प्रेड होते हैं। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि उनके देश में रिफ्यूजीज आए। अभी रोहिंग्यास के केस में हमने देखा था, ऑल दो रोहिंग्यास भारत में तो बहुत कम आए थे, बांग्लादेश में ज्यादा गए थे, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होने लगेंगी तो म्यांमार से काफी सारे लोग जो हैं वो इंडिया में आएंगे या एशियन कंट्रीज में जाएंगे, और ये कोई भी नहीं चाहता है। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, और ये था म्यांमार में क्राइसिस जिसकी वजह से सारी चीजें देखने को मिली।